कोल। इन्हें तक हंसी आ रही है इन पे, देखो। देखो, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल। मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है, जिसे मैक्स मूलर ने कोल या कोलेरियन कहा है। मैक्स मूलर ने क्या कहा है? कोल या कोलेरियन। ठीक है ना। और कौन से परिवार से संबंध रखती है? हैं? ऑस्ट्रिक परिवार से संबंध रखती है। कौन से परिवार से? और किस समूह को बिलोंग करती है? मुंडा समूह को। 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। कोल किस समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है? मुंडा समूह। किस परिवार से आती है? ऑस्ट्रिक परिवार से। उन्हें हमने प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट से देखा था। ये कहां से आ रहे हैं? ऑस्ट्रिक से। और मैक्स मूलर ने कोल या कोलेरियन कहा है। क्या कहा है? और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नृतत्व शास्त्री और समाज शास्त्रियों ने मुंडा समूह के लिए आग्नेय, ऑस्ट्रिक और कोलेरियन नाम भी दिया है। क्या क्या नाम दिया है? आग्नेय, कौन सा? आग्नेय, ऑस्ट्रिक और कोलेरियन नाम भी दिया है। देखो जितना बढ़ के आए वे 3 के 3 नाम इनने कह दी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। बस तुम इनके नाम से इन्हें तो पूछेंगे नहीं। ऑस्ट्रिक परिवार है, मैक्स मूलर ने कोलेरियन कहा है। एक नया नाम देखने को मिल गया, क्या? आग्नेय। मूल निवासी कहां के? कोल जनजाति के पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी थे। कौन सी रियासत के? अब रीवा रियासत के स्वामी थे, तो आप मध्य प्रदेश में इनका भाग समझ गए होंगे कौन सा है। शुरुआती भाग कौन सा है? क्लियर है ना। मध्य प्रदेश के कोल अपना मूल निवास रीवा जिले का फारिंदा गांव मानते हैं। कौन सा गांव मानते हैं? रीवा। रीवा के अंदर फारिंदा, वहां कौन रहता है? कोल। वहीं से उत्पन्न हुए हैं। जबकि मिर्जापुर के कोल अपना मूल निवास पूर्व रीवा राज के बरबीराजा क्षेत्र के कुराली गांव को मानते हैं। तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना, कुल मिलाकर रीवा कॉमन है ना, बस रीवा मानना है। कोलों का या कोल जनजाति का मूल निवास स्थान कहां माना जाता है? रीवा। क्लियर हुआ। अब डीपली चले जाए तो भाई, एक गांव कौन सा है? फारिंदा। दूसरा कौन सा है? कुराली गांव। कौन सा? कुराली गांव। 2 गांव इनसे संबंधित हो गए। यह कहा जाता है कि अन्य सहोदर जनजाति, सहोदर समझते हो? सहोदर कौन होता है? भाई। अरे भैया से सहोदर भी कहते हैं यार। रीजनिंग में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? रीजनिंग में हम हिंदी में ब्लड रिलेशन आता है, वहां सहोदर लिखा होता है। पढ़ा है कि नहीं? अभी इंग्लिश में देख लेना। कौन गया? सिस्टर ट्राइब्स का मतलब होता है बराबर के। जैसे पृथ्वी का भैया को ये नहीं कहे, पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं कि नहीं कहते? पृथ्वी की बहन मतलब पृथ्वी जैसा ग्रह, ऐसे कह देते हैं कि नहीं कह देते? ऐसे इन जैसे, इनके बराबर के भाई बंधु इनके। तो अन्य सहोदर जनजातियों की तरह इस जनजाति के लोग गंगा की घाटी में अपना राज्य मानते हैं। वहां के अन्य दूसरे राजाओं ने इन्हें इनके राज्य से वंचित कर दिया, जिस कारण ये दक्षिण के जंगलों में जाकर बस गए, जिसे कोलना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलना। इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? कोलना। जिस स्थान पे इन्होंने निवास किया दक्षिण में, उन्हें क्या कहा गया? कोलना। पर अपना मूल स्थान किसको मानते थे? गंगा घाटी को। किसको? गंगा। मध्य प्रदेश आप जानते हैं गंगा सिंधु का मैदान गंगा का मैदान कहलाता है कि नहीं? बाद में गंगा नदी सिकुड़ती चली गई तो उसका भाग बन गया। हम ऊपर की ओर उठ गए मिट्टी जमा होने का, तो हम मैदानी भाग में हो गए। उत्पत्ति देखो। मुंडा समूह की उत्पत्ति कथा के अनुसार प्राचीन काल में उनके देवता ओटेबोरम और सिंहबोगा मतलब सूर्यदेव ने सृष्टि रचना के लिए एक नर और नारी को जन्म दिया। कुछ समय बाद उनके संसर्ग से 12 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से एक थे कौन? कोल। जिनकी कथा है। कहां से उत्पन्न हुए थे? देखो, मुंडा समूह की एक उत्पत्ति कथा के अनुसार प्राचीन काल में उनके देवता ओटेबोरम, देवता को नाम है का, और सिंहबोंगा कौन है? मतलब सिंहबोंगा किसे कहा गया है? इस सृष्टि रचना के लिए एक नर और नारी को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके संसर्ग से 12 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से एक कौन थे? कोल। तो इनकी उत्पत्ति जी कहां से मानते हैं? सूर्यदेव के द्वारा। किसके द्वारा? इनके देवता कौन से हो गए? ओटेबोरम और सिंह वोंगा।
सिंह वोंगा के आदेश अनुसार दंपतियों ने अपने खाने के लिए भोज सामग्री चुनी। इनमें प्रथम और द्वितीय दंपति ने अपने लिए बैल और भैंस का मांस खाने के लिए चुना, जो कोल हो और भूमिज आदि पूर्वज हुए। कोई दिक्कत नहीं है इन्हें पढ़ने की, ठीक है ना, इतना कोई नहीं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कोल भील निषाद जाति की उत्पत्ति असक के पुत्र बैन से हुई है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कोल भील निषाद, निषाद जनजाति भी हम देख के आए थे, निषाद भील होते हैं, तो कोल भील निषाद जाति की उत्पत्ति कहां से? असक के पुत्र बैन से हुई है। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे नहीं करना है, इसे इंपॉर्टेंट है। क्या? 3 जाति, कोल भील निषाद, जाति की उत्पत्ति कहां से हुई है? असक के पुत्र बैन से हुई है। क्लियर? 3 जनजातियों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख है, जिसके आधार पर कोल सोमवंश मतलब चंद्रवंश के राजा गंधार के पुत्र कोल को अपना वंशज मानते हैं। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख है, जिसके आधार पर कोल सोमवंश के राजा गांधार के पुत्र कोल को अपना वंशज मानते हैं। मतलब इनके कुल से उत्पत्ति, इसलिए इनका वंश, इनकी जाति भी क्या कहलाने लगी? कोल। रघु से उत्पन्न हुए वाले रघुवंशी हो गए, ठीक है ना। यदुवंशियों को हमने यादव कह दिया, कहा है कि नहीं। वशिष्ठ से उत्पन्न संतानों को वशिष्ठ नाम दिया गया, भरद्वाज के उत्पन्न हुए को भरद्वाज कहा गया कि नहीं कहा गया। ऐसे ही कोल से उत्पन्न हुए, इसलिए इनकी नाम भी क्या पड़ गया? कोल। क्लियर है? कहाँ के राजा थे? सॉरी, कहाँ, किसके पुत्र? गंधार के पुत्र कोल, जो कहाँ के? सोमवंश के राजा थे। कहाँ के? सोमवंश के राजा गंधार के पुत्र कोल को अपना वंशज मानते। कोल, मुंडा, सवर, भूमिज अपने आदि पूर्वजों की उत्पत्ति भूमि से भी मानते हैं कि या तो हम भूमि से उत्पन्न हुए या गांधार के पुत्र। मैंने वैदिक सभ्यता में आपको पढ़ाया है, वैदिक सभ्यता में ये लिख रहा है उपनिषदों में यज्ञ को टूटी नाप कहा गया है। तो एक चीज समझ में ये नहीं आती, जहां वैदिक सभ्यता कर्मकांड में भी रहा है, यज्ञ को अच्छा माना है, वह यज्ञ को टूटी नाप भी मान रहा है। टूटी नाप अच्छी नहीं रहती है, तो बस इसका मतलब यज्ञ अच्छे नहीं रहते। ये भ्रम है, अधूरी लाइन है वह। कौन से यज्ञ को टूटी? आपको पता है, एक होता है पंडित, एक होता है पुजारी, एक होता है ब्राह्मण। तो पंडित हो गया, पुजारी हो गया और ब्राह्मण हो गया। एक होता है पुरोहित, एक होता है आचार्य, एक होता है गुरु। देखा जाए तो सारे सारे कैसे लग रहे हैं? ज्ञान देने वाले, एक ही वर्ग लग रहा है कि नहीं, पर इन सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। प्राचीन काल में कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो यज्ञ में बलि देते थे जानवरों की। क्या करते थे? बलि देते। ऐसे यज्ञ को टूटी नाप कहा है उपनिषद में। जिन यज्ञों में बलि दी जाती है वे यज्ञ टूटी नाप है, मतलब आपका लास्ट में अच्छा नहीं होगा। और कुछ यज्ञ ऐसे होते थे जो सात्विक तरीके से होते थे। लेकिन अब लाइन सीधी क्या पढ़ा देते, उपनिषद में यज्ञों को क्या कहा गया है? टूटी नाव। हमने पढ़ और मन में कहा बैठा ले, यज्ञ अच्छे नहीं रहे। टूटी नाव तो उपनिषद में कहते हैं, जब जिन्हें हम अपना स्रोत मानते हैं कि हम किससे हमारा ज्ञान हुआ है, तो उपनिषदों और वेदों से हुआ है। वहां पे ये लिख दिया कि यज्ञ क्या है? टूटी नाव है, मतलब यज्ञ तो खराब है। बस भ्रम फैल गया, यज्ञ में कराना कुछ नहीं है। लेकिन कौन से यज्ञ? जिन यज्ञों में बलि दी जाती है। और बलि कोई नहीं देता था, कोई ऐसा नहीं। यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ही बलि देते थे। पर वे कौन से ब्राह्मण थे? वे ढोंगी ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने आप को मान लिया था ब्राह्मण। असली ब्राह्मण थे वे तो सात्विक तरीके से ही करते थे। अब भगवान राम के समय हमने वशिष्ठ देखे, कौन? तो तुम्हें कभी उसमें बताया उन्होंने यज्ञ किए तो बलि देते फिर रहे? ये तो भगवान ने लेके और आया कि हमें बचा लो। लेकिन कुछ ऐसे होते थे कि जो बलि देते थे। तो हमने बलि वाले भी देखे, सुनते हैं ना कि यज्ञ में बलि चल रही है। तो जो बलि वाला यज्ञ है वो टूटी नाप के समान है, उसका एक भला कभी नहीं होगा। आखिरी में जाके आप फंस जाओगे और आपका बुरा हो जाएगा। तो पुराणों में सब लिख रहा है, तो पुराणों में इनका भी लिख रहा है
ठीक है ना, जिनके आधार कोल किस वंश के, सोम वंश के राजा गंधार के पुत्र कोल को अपना मानते हैं, और कुछ क्या मानते हैं, हम भूमि से उत्पन्न हुए हैं। कहा से? कोल रामायण कालीन सबरी से भी अपना संबंध जोड़ते हैं। कंदमूल पढ़ा था हमने, सबरी ने कंदमूल में क्या कराए थे, बेर, इसलिए मैंने उससे आपसे कहा था कंदमूल का मतलब फल फूल होता है। हम भी कहते हैं ना बाजार से फल फूल ले आओ, अब फूल तो नहीं लाता कोई, भले ही लाते हैं, लेकिन कहने के लिए फल फूल, ऐसे कंदमूल। तो सबरी, वो रामायण कालीन सबरी से भी अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने को सबरी की संतान मानते हैं। महाभारत में भी कोलों की उत्पत्ति की कथा सूत्र है। तो सबरी थी, कौन सी संबंध होगा, कोल जनजाति की। कौन सी जनजाति की है, क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आज वर्तमान में नारी सशक्तिकरण चल रहा है, कारण क्या है, नारी बहुत पीछे रह गई, नारी बहुत पीछे रह गई, और इस कारण से ये बताते हैं कि भारत में नारी की स्थिति बेकार है, विदेशों में अच्छी है। यही है क्यों, सही हाँ या ना? और ये हमने भेदभाव करना चालू किया, छुआछूत, ऊंच नीच। आप मुझे भगवान राम ने सबरी के दर हाथ से झूठे बेर खाए, प्रमाण मिलता है तो ऊंच नीच तो था ही नहीं, सब लोग बराबर के थे, हाँ या ना भाई? प्रमाण तो यही है कि नहीं है? कहां भगवान राम, कौन से कुल के, और कहां सबरी? सबरी के घरे बैठ के सबरी के हाथ से उसके झूठे बेर भगवान खा गए। इसका एक प्रमाण तो ये मिलता है कि प्राचीन काल में, हमारे वैदिक काल में भेदभाव तो कतई नहीं था, जाति माति के आधार पर और गरीबी और अमीरी के आधार पर। एक, अब नारी सशक्तिकरण देखिए पुराना हमारा, हम क्या कहते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, महिला को पहले रख रहे हैं हम। और ये शुरुआत से ही रख रहे हैं कि आज रख लो, शुरुआत से। अब हनुमान जी का नाम लेते हैं, अंजनी पुत्र, भगवान राम को कौशल्या पुत्र कहते हैं, कई पुत्र भी कह देते हैं, कौशल्या पुत्र भी कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? यशोदा नंदन। मुझे बताओ, जब उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी माता से वो जाना जा रहा है, और शादी के बाद पत्नी से जाना जा रहा है, मतलब पत्नी का नाम पहले आ रहा है उसकी। सियाराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, कह रहे हैं कि नहीं? नारी सशक्तिकरण हमें सिखा रहे हैं। नारी की कितनी बड़ी पोजीशन है समाज में, ये तो हमारे वैदिक काल से पता कर लो कि शादी के पहले मां के नाम से। ऐसा हमने केवल एक कुल देखा था, सतकर्णी, कौन सा कुल है वो, सतवाहन वंश, सातवाहन वंश है, उसमें ऐसा हुआ है, और ज्यादा कहीं नहीं पढ़ा हमने। सातवाहन में ही पढ़ा है कि नहीं? तो सातवाहन में ऐसा क्या से आ गया? सातवाहन इसलिए थे कि ब्राह्मण थे, उन्होंने इस चीज को जान लिया, इसलिए उन्होंने ऐसे रखा, अचानक से तो ही रख लिया, ऐसा और पहले हो चुका है। आप सोचो भगवान राम कब थे, जब ये चल रहा था हमारे देश में, हमारी धरती पर, और आज हमें क्या सिखा रहे हैं कि भारत में नारी की स्थिति बहुत बेकार है, भेदभाव करते हैं। हमने नहीं किया, हम बीच में डिफेक्टेड हो गए थे, पहले मुस्लिम आक्रमण और फिर अंग्रेज, यहां से हमारी सभ्यताएं छीन ली गई, संस्कृति छीन ली गई, और ये स्थिति हमारी कर दी। नहीं तो पहले आप बताइए, आप भी आज भी जब भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं कि नहीं लेते? आना बताइए, लेते हैं कि नहीं लेते? तो इसका ये मतलब है कि नारी की स्थिति उस समय अच्छी होगी, तभी तो साथ में रख रहे हैं उसे। आज स्थिति बेकार है, आज पितृसत्तात्मक बता रहे हैं, आज कोई व्यक्ति अपना नाम पिताजी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी जाति है, वो जाति आपको किससे मिली? पिता से कि माता से? पिता से मिली है ना। तो आज हम इतने भले ही कुछ भी आ गए, लेकिन आज हम पिता से जाने जा रहे हैं। भले ही बात हम नारी सशक्तिकरण की कर रहे हैं, लेकिन पहले जाति जो होती थी वो माता और पत्नी हो जाती थी। भगवान राम जी लिख रहे हैं का आगे कास्ट कौन सी है, हनुमान जी लिख रहे हैं अपनी कास्ट कौन सी है, लेकिन वे क्या लिख रहे हैं? माता का नाम या पत्नी के नाम, यही चल रहा है। आज हम पिता के नाम को साथ में लगा रहे हैं। पिता का नाम कैसे? जैसे आप जो भी समाज से, जो भी जाति से हैं, वो जाति आपको पिता से मिली, मतलब पिता का नाम लेके हो रहे हैं कि नहीं? तो आज पितृसत्तात्मक तरीके से ज्यादा चल रहा है। कौन से तरीके से? पितृसत्तात्मक। लेकिन पुराणों में
आप जानते हैं मात्र को कितना माना था? पहले पढ़ी कुछ बात। तो पुराना वैदिक जो हमें डाला गया है हमारे सिलेबस में, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम पुरानी चीजों को समझें कि हम कितने समृद्धशाली थे। तो कोल रामायणकालीन सबरी से अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने को सबरी की संतान मानते हैं। महाभारत में भी कोलों की उत्पत्ति की कथा सूत्र है। नामकरण, कोल या मुंडा अपनी बोली में अपने सदस्यों को हर या होर या हो तथा कोरो नाम से पुकारते हैं। अपनी बोली में अपने सदस्यों को किस नाम से? अपन कहाँ के हैं? अपन सब कहाँ के हैं? सुनर के हैं, भूल गए थे का? सदस्यों का नाम से कार्य सुन रहा का अपनी भी भाषा है। बोली है जी, बोली मतलब होती है, बोली का मतलब होता है एक क्षेत्र की, एक सीमित क्षेत्र की। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र की हो जाती है। तो बोली कार्य क्या कहते हैं अपन? आओ, अरे ढंग से भाषा का उपयोग तो हो ही नहीं सके बराबर में। क्या क्या कहते हैं? कार्य सुन नहीं रहा का, यही करते हैं ना। तो ऐसे जी क्या कह रहे हैं? हर, होर, हो, कोरो। जैसे मैं आपको बताऊं अपने, जैसे बिहार में यहाँ जाओ ना, तो अपन कहते ना कि मैंने क्वेश्चन दे दिए फंस गए, कहते ना मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें से फंस गए, उनमें से आ गए। वो तो कहते हैं लूडो, लारो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सब जगह का अलग अलग चलता है। इन शब्दों का अर्थ मानव होता है। क्या होता है? हमरे को भी तो अर्थ मानव ही होता है। अरे अरे किससे कहेंगे? जानवर से। तो बराबर के सदस्य कहेंगे, वो सदस्य कौन है? मानव ही है ना। ऐसा संभव है कि आर्य भाषा भाषियों ने जब होर या कोरो शब्द सुने हो तो उन्होंने उन लोगों को कोल नाम दे दिया हो। आर्य लिखे होंगे जी, ठीक है ना। आर्य भाषा भाषियों ने जब होर या कोरो शब्द सुने हो तो उन्हें कान में क्या पड़ो हो? कोल। तो उन्होंने नाम रख दिया क्या? कोल। जैसे कोई अपन से बोल रहा है तो मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, अब वो नाम अपने सही सुनाई नहीं आ रहा, तो अपन उसको वही नाम मान लेते जो मेरे कान में पड़ा हो। यही मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वो सही यार कछू? तो इसलिए इनने का नाम रख दो कोल। नहीं तो वे अपने आप को क्या कहते थे? हर, होर, हो, कोरो। ये अपने याद रखना है। क्लियर हुआ? संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ सूकर होता है। क्या होता है? सूकर। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से कोल की यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। कोल जनजाति भी इस शब्द पर अपना विरोध प्रकट करती है। संभव है कि कोल शब्द का उद्भव मुंडारी हो, होर या होरो से हुआ हो, जिसका अर्थ है मानव, जो कालांतर में कोरो, कोलो या कोल हुआ हो। तो सूकर एक ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? ठीक है, भले ही विरोध कर रहा है लेकिन अपने लाने प्रश्न खड़ा होगा ना। कुछ विचारकों का मत है कि कोल की व्युत्पत्ति कोरो या कोरार से हुई है, जो कि छोटा नागपुर के खारिया जनजाति के द्वारा मुंडा जनजाति के लिए दिया गया संबोधन है। कुछ लोग ये मानते हैं। उत्पत्ति चल रही है अपनी। कोल की व्युत्पत्ति कोरा या कोरार से हुई है, जो कि छोटा नागपुर के खारिया जनजाति के द्वारा मुंडा जनजाति के लिए दिया गया संबोधन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुकर इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज बोलता जा रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन करके रखना है अपन को, क्योंकि आखिरी में अपने प्रश्न तो करते हैं तो वहां प्रश्न टकराते हैं। तो देखिए, कोल जनजाति की संस्कृति और इतिहास पुरातन है। कोल, भील, निषाद, शवर आदि जातियों का वर्णन रामायण कालीन और महाभारत के पांडव के वनवास के समय मिलता है। ठीक है ना। इनमें से निषाद, सबरी ये हमने देखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कोल किरातों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र, भाई लक्ष्मण व सीता जी के साथ वनगमन के अवसर पर उनके चित्रकूट आगमन पर किया है। तो रामायण में वर्णन मिलता है इनका। महाभारत काल में भी एक बड़ा प्रतापी, बलशाली और मायावी कोल राजा हुआ, जो अपने कृत्यों के कारण कोल दैत्य कहलाया। क्या नाम कहलाया? कोल दैत्य कहलाया। गार्गी संहिता में कोल दैत्य का उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए, कौन सी संहिता में कोलों का उल्लेख है? गार्गी संहिता में। और संहिता आप पढ़ेंगे काय में? अभी हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे, वेद वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आएंगे। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो अस्थि पंजर मिले थे, इनमें कोल, मुंडा, मुख्य मुद्रा वाले मानवों के अवशेष भी मिले थे। हड़प्पा संस्कृति खोज हो रही है। खोज तो आप जानते हैं आज भी चल रही है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा के गांव में
और अवशेष मिले कि नहीं मिले? वो मिल रहे हैं, जो अस्थि पंजर मिले हैं मोहनजोदाड़ो में तो मिलने से ही रहे, आप जानते हैं, वो तो शवों का ही ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो अस्थि पंजर मिले हैं और कोल मुंडा मुख कैसे है, मुंडा और कोल के समान है। मैंने बताया ना, इनकी ये निकला हुआ रहता है। ठीक है ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? घुंघराले बाल होते हैं, अब बाल तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ये तो हड्डी तो मिल जाएंगी कि नहीं। आर्यों के पूर्व कोल, किरात, नाग, यक्ष, किन्नर, कुणिंद और खस यहाँ के मूल निवासी थे। आदिवासी राजा देवोदास ने आर्यों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है ना, आदिवासी राजा कौन था? देवोदास ने आर्यों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिले हमें। अब आदिवासी हैं तो हम जनजाति में ही काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? सबकी उपस्थिति है, जैसे कि क्या नाम था, पुराणों के नाम बदल दिए। क्या है कि हमारा धर्म था, हमारी जो संस्कृति थी, इसे दबाने के लिए अलग अलग प्रयत्न किए गए, नाम बदल दिए गए, कुछ को हमसे ही नकार मार दिया गया, नहीं तुम कुछ कर्म की नहीं हो, तुम्हारा सब फालतू का काम है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे वर्ल्ड मैप को देखिए आप, इसमें आपको पता चलेगा भारत क्या था। भारतवर्ष जो आप पढ़ेंगे वो क्या था, कैस्पियन सागर दिख रहा है, दिख रहा है। कैस्पियन सागर का नाम कैस्पियन सागर क्यों है? क्योंकि ये महर्षि कश्यप का राज्य था ये। अब महर्षि कश्यप का नाम तो सुना होगा, महर्षि कश्यप और उनके वंशजों का राज्य था यहाँ पर पूरा, उन्हीं के नाम पर ये पूरा साम्राज्य था। कश्यप से कैस्पियन सागर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप जानते हैं, और देखें हम तो रावण था, रावण की शादी किससे हुई? मंदोदरी। नाग कन्या थी, नाग कन्या थी, नाग कन्या थी, उसका जो वंश चलता था वो अनंतनाग और यहाँ चलता था। अब अनंतनाग आज भी है जम्मू कश्मीर में, लोग बाग रह रहे हैं वहां पर। आप आतंकवादी घटनाएं सुनते रहते हैं कि नहीं सुनते रहते? तो वहां पर है, वहां पे आज भी जो रामायण कालीन में रावण के जो ससुराल थी वो नागवंश में थी, आप जानते हैं। उनका उस समय जो नाम था वो आज भी नाम है यहाँ पर, हम जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि बीच में जो घोल हुआ है उसमें अभी सब दबा दिया गया है, और फिर आगे किसी ने बताया नहीं है। आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें आप जानते हैं कि विदेशियों का इतिहास पढ़ते हैं हम, हमारा तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। हमारे में तो प्राचीन कह दिया हमको और वैदिक साहित्य की एक यूनिट बना के काम खत्म कर दिया हमारा। तो बहुत बड़ी विरासत है अपनी भारत, लेकिन बात यह है कि वो पढ़ने को मिले तो पढ़ पाए अपन क्या विरासत थी, नहीं तो एक से एक प्रमाण है। पहले भारतवर्ष के नाम से पूरी दुनिया ही है थी। अब कैस्पियन सागर बता रहे हैं आपको, कहाँ है कैस्पियन सागर? आप देख रहे हैं, मानता ही नहीं अपन अपना है, आज कोई सोचता ही नहीं है उसे। लेकिन एक समय तो ऐसा था ना कि जहां हमारा शासन था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही सब में इनका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में क्या लिख रहे हैं जी, क्या पढ़ेंगे इसे? स्वच्छ, चांडाल, मुक्कल, कोलटी, पुरण आदि कई जनजातियों के नाम आए। संभवतः कोलटी नाम कोलों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, जो बाद में कोलटी से कोलय या कोल हो गया काय में ऋग्वेद में। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बाकी के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, कोलों को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? कोलहटी के नाम से जाना गया। किस नाम से? कोलहटी के नाम से। फिर क्या होगा ये? कोलय, और फिर बाद में कौन बन गए? कोल। आप जानते हैं हिंदी अपभ्रंश भाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है? बिगड़ी हुई भाषा, जो संस्कृत से ही बनी है। संस्कृत से फिर आप जानते हैं और भाषा बनी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। कुल मिलाकर शुद्ध लेके आ गए अपन अपने लिए। वो शुद्ध है, लेकिन इसे सही देखा जाए तो ये एक बिगड़ी हुई भाषा है। विंध्य क्षेत्र के राजा तुर्वसु को दक्षिण पूर्व का रेवा तटवर्ती देश दिया गया, जहां आजकल रीवा है। स्मरणीय है कि तुर्वसु की 7वीं पीढ़ी के राजा कोल के वंशज कोल हैं। तो उनका और पुराना इतिहास मिल गया कि कोल किसके वंशज हैं? तुर्वसु के। किसके? तुर्वसु के। विंध्य क्षेत्र के राजा कौन थे? तुर्वसु को दक्षिण पूर्व का रेवा तटवर्ती से देश दिया गया, जो आजकल किस नाम से जाना जाता है? रीवा के नाम से जाना जाता है। तो रीवा के राजा का नाम मिल गया आपको, कौन था?
तुर्वसु, ठीक है ना। और तुर्वसु की 7वीं पीढ़ी के राजा कौन हुए? कोल। और फिर आगे इनका वंश चल गया कौन सा? जैसे भगवान रामचंद्र का कुल हम जानते हैं, रघु के आगे और भी राजा हुए हैं, रघु के आगे और भी राजा हुए हैं, लेकिन भगवान राम का जो कुल है वो राजा रघु के नाम से जाना गया। प्रतापी राजा थे। कौन थे? और रघु से ही फिर रघुकुल हो गया वो, और रघु से ही रघुवंशी हो गया। ऐसे ही यहां पर और भी राजा थे, तुर्वसु थे कि नहीं थे, पर इनके नाम से जाना नहीं गया। जो राजा आए कोल, प्रतापी राजा होंगे, इसी के नाम से इनका वंश चल गया क्या? कोल। और फिर जाति बन गई क्या? कोल। क्लियर हो गया? कोटाही मतलब सीधी के एक कोल ने अपने पूर्वजों से सुनी जानकारी के आधार पर बताया कि 15वीं सदी में सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। हमें पता है युद्ध हुआ था। इस युद्ध में माणा की कोल राजा मंडनेहा ने महाराणा प्रताप की सैन्य बल से काफी सहायता की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कोल राजा मंडनेहा ने विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया और अपने सैन्य बल पराक्रम से एक छोटे से राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी माणा बैडन सीधी में थी। कहां पर थी? बैडन सीधी में इनकी एक राजधानी। कोटहा मतलब कहां पर पड़ता है? सीधी में पड़ता है। कहां पड़ता है? सीधी में। क्लियर है यहाँ पे? मतलब कोल जनजाति ने कौन से राजा की सहायता की है? महाराणा प्रताप की। कौन से युद्ध में की थी? बहुत बढ़िया। त्योंथर रीवा में आज भी कोल राजा की गढ़ी है। तो कोल जो जनजाति है उनकी गढ़ी कहां मिलती है? रीवा के त्योंथर में। त्योंथर का नाम पहले सिरगढ़ था। ये इंपॉर्टेंट है। त्योंथर का नाम आप महावीर यहाँ की किताब में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो त्योंथर का नाम पहले क्या था? सिरगढ़ था। कोल राजा ने यह नाम बदलकर त्योंथर कर दिया। तो त्योंथर नाम किसने किया? कोल राजा ने। कोल राजा कौन सा था? तुर्वसु का की 7वीं पीढ़ी। जनश्रुति की है कि कोल राजा के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने बघेलखंड के ठाकरों से रोटी बेटी का संबंध बनाने का प्रस्ताव लिया। कहा? रोटी और बेटी। रोटी बेटी जानते हो क्या? बेटी का मतलब तो होगा संबंध बनाना, रोटी का मतलब आदान प्रदान करना, हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तुम हमें कुछ दे रहे हो, ठीक है ना। संबंध बनाने का प्रस्ताव किया। क्षत्रिय राजाओं का यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, अतः यहाँ के क्षत्रियों ने त्योथर के एक गांव भलुआ में रात्रि भोज में आमंत्रित कर कोल राजा का वध कर दिया। त्योथर में कोल राजा की गढ़ी आज भी खंडर अवस्था में मौजूद है। विश्वास है कि गढ़ी में कोलैया देव निवास करते हैं। कोलैया देव को बड़ी रोटी और अर्पित करने की परंपरा है। दिख रहे हैं आप? बड़ी रोटी अर्पित करने की परंपरा है कोलैया देव को। कोलैया देव कहां रहते हैं? त्योथर में। कहां रहते हैं? त्योथर में। जनसंख्या देख ली है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी 22 उपशाखाएं हैं। कितनी उपशाखाएं हैं? 22 उपशाखाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1167 लाख है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का 7.6%। बाकी दो पढ़ के आए, 2 पॉइंट में थी, मतलब 2 अंकों में थी, ये 1 अंक पे आ गई। 7.6। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कहां की? मध्य प्रदेश की। भौगोलिक विस्तार देखिए। कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कोराली को माना जाता है। मुझे लगता है कि अब क्षेत्र तो लगा ही देंगे, इतने नहीं जानना, रीवा तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? रीवा के राजा से ही उत्पत्ति हुई है कि नहीं? कोल मध्य प्रदेश के बिंद कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी है तथा रीवा को अपनी रियासत मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी समझ गए? कोल जनजाति मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना और शहडोल में निवासरत है। इसके अलावा जबलपुर, राजगढ़ और मंडला में भी ये जनजाति निवास, मेन तो आप जानते हैं रीवा के आसपास हो जाएगी। रीवा, सीधी, सतना ये मेन हो जाएंगे कि नहीं? शारीरिक विशेषताएं देखिए। ये काले रंग के होते हैं। कैसे रंग के? इनका कद मध्यम, ओंठ मोटे, माथा ओभरा हुआ एवं बाल काले होते हैं। बताओ, काली बाल होंगे भारत में? तो भारत में देखो सब जगह की अलग अलग व्यवस्था। मैंने बताया ना, भारत में हाइट छोटी मिलेंगी, एक बार बताया था मैंने, और लड़कियों की और विशेष छोटी मिलेंगी। पर आप अभी ये बॉलीवुड वगैरह फिल्में देख लीजिए, वहां विदेशी हैं जो लड़कियां दिखेंगी और लड़के दिखेंगे, उनकी हाइट काफी ज्यादा मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? कि नहीं मिलती? मिलती है। चाइना में चले जाओ तो और छोटे मिलेंगे आपको, मिलते हैं। रशिया, यूरोप, यहाँ पे जाओ तो अपन से ज्यादा ही हाइट मिलेगी इनकी, 6-7 फुटा मिल जाएंगे।
अधिकतर लड़कियों की हाइट बहुत ज्यादा मिलेगी। यहाँ के जितने लड़के हैं इतनी उनकी वहां की लड़कियों की हाइट है। मिलती है कि नहीं? भौगोलिक और पर्यावरण की विशेषताओं के कारण से ऐसा सब होता है। एक बार मैंने पूछा था ऐसा क्वेश्चन, पूछा था कि नहीं पूछा था? नहीं, आंसर लाया नहीं तो अभी तक। उपजातियां देखिए और गोत्र। कोल जनजाति की दो मुख्य उपजातियां हैं, एक रौतिया एक रौतेले। एक कौन है? रौतिया और एक रौतेले। ठीक है ना, रौतेले रोते रहते होंगे शायद। तो दो उपजाति हो गई इनकी। इनके अतिरिक्त राउतिया, कौन? दसोरा, मडनाहा, पगवारिया, कठौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और बिंज अन्य उपजातियां हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लगाने हैं इनमें से कौन कौन है, एक बार और हो जाए। राउतिया, मैं मेरे साथ कहते चलो, ठीक है ना, गाने नहीं गाने, क्या गाएंगे? राउतिया, दसोरा, मडनाहा, पगवारिया, कठौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और बिंज आदि उपजातियां हैं। कुलों में कुर, करी, कुल या बाण की व्यवस्था है जिन्हें गोत्र माना जाता है। मतलब गोत्र का नाम ये है, इन्हें गोत्र में इन्हें अपन गोत्र कहते हैं, जी क्या कहेंगे? कुर, करी, कुल या बाण। ठीक है ना। कुलों में मुख्य उपभेदों की संख्या 7 ही मानी गई। गोत्र इनमें कितने हैं? 7 गोत्र हैं। कितने गोत्र? सर्वेक्षण के दौरान सतना, शहडोल, रीवा, सीधी, जबलपुर, जीतपुरी, मंडला, रायगढ़ में कुलों के जो उपभेद ज्ञात हो सके इस प्रकार हैं। सतना जिले में कथरिया है। कौन है? कथरिया। कोढ़ा, ठकुरिया, राउतिया, खंगार, कठौतिया, कबरा। शहडोल में रौतेले हैं, ठकुरिया है, चेता है। रहने दो इन्हें, इतना पूछें जी कम। कुल जनजाति के उपभेदों की गणना से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, जीतपुरी, मंडला में सामूहिक रूप से 30 प्रकार के उपभेद हैं। इनमें 11 टोटोमिक हैं, यथा बड़गैया, बट वृक्ष वाले, कठौतिया, कठौता, कथरिया, कथरी बिछाने कथरी या बिछाने का बस। गांव में कहते हैं ना कथरिया। मुंडिया, सिर, टोटम, भूरा कूद, सॉरी भूरा कद्दू, कुमाटिया, काशीफल। आपने शुरू में पढ़े थे ना। इनके गोत्र जो रहेंगे, इनके ये रहेंगे फलों पर, पशु पर, पेड़ पौधों पर रहेंगे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बाकी हिसाब से हैं, देखिए अलग ही मिलेंगे। कुमाड़िया, काशीफल, भवर भूमि, करपटिया एक प्रकार की घास, बंदी, गुलाम, करैयारी, लगाम, खूंटा, खूंटा, कपाट, किवाड़। ठीक है ना। इनकी जी कैसे हो सकते हैं आप बताओ? इनकी गोत्र मुझे लगता है कि वो कोल में किवाड़ बना रहा हो, वहां को नाम जो कर दो, जो खूंटा ठोका तो वो खूंटा होगा हो। परिवार देखो, कुल जनजाति के परिवारों में पुरुषों की प्रधानता दी जाती है, तो पुरुष प्रधान हो गया इनका परिवार। कुल परिवार एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं। कुल जनजाति में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। चलत पुरुष की है, महिला का स्थान भी महत्वपूर्ण है। कुल जनजाति में आर्थिक सुदृढ़ता लाने में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक संगठन देखिए, कुलों में मतलब कह सकते हैं क्या, कुलों में महिलाओं की स्थिति बेकार नहीं है, बराबर का स्थान है, पर चलती कौन की है? पुरुष की। कुलों में सामाजिक संगठन को संरचना बहुत ही सुव्यवस्थित है। कुल जनजाति में कई गांवों की एक समिति पंचायत होती है जो विभिन्न आवश्यक उद्देश्यों को तय करती है तथा विवादों का निपटारा करती है। मतलब इनके निपटारे करने पड़ते हैं पंचायत में। कुल जनजातियों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। कुल की पंचायत को क्या गोहिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत के फैसलों को न मानने तथा विवादों के निपटारे के लिए दंड स्वरूप पूरे गांव पंचों को भोज देना दंडित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। देव खैर बढ़िया काम है, आओ हो जाए भंडारो। दंड को कोदई भाजी कहते हैं। अगर कोलों को कोई पंचायत से दंड मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोदई भाजी। मतलब भंडारो है वो। कौन सी भाजी को? कोदई भाजी को। यदि दंडित व्यक्ति या परिवार पंचायत के निर्णय से अप्रसन्न है तो उसकी बात सुनने के लिए पुनः पंचायत बुलवाई जाती है। ठीक है ना, बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं। समाज के हित में कार्य करना तथा जातीय नियम बंधनों का पालन करना सभी लोगों का परम कर्तव्य है। यही कारण है कि कोल अपनी जातीय पंचायत और सदस्यों के प्रति पूर्ण आस्था तथा सम्मान रखते हैं। सामाजिक संगठन में मुखिया या चौधरी, मुकद्दम, बरुआ, वढ़ार, ओझा, पंडा, देवार, नौतिया
और महतों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब एक एक को देखते हैं। चौधरी साहब आएंगे अब। कौन आ रहे हैं अब? चौधरी। देखो, कोल जनजाति के चौधरी क्या करेंगे? कोल जनजाति में चौधरी गांव या टोला का मुखिया होता है। गांव या टोला का मुखिया कौन हो गया? और पंचायत को का कहा गया है गोहिया, और उसके मेन व्यक्ति को मुकद्दम। क्या? अब कई गांव मिला के पंचायत बनती है, तो एक गांव का भी मुखिया होता होगा, तो गांव के मुखिया को क्या कह रहा है? चौधरी। यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, मतलब आईएएस आईपीएस की नियुक्ति हो रही है जा, ठीक है ना। मुखिया को चौधरी, महतो या गोटिया भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मुखिया की अहम भूमिका होती है। क्लियर है? कलेक्टर साहब हैं जी उनके। कौन है जी? अपने इधर प्रशासनिक का प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर ही होता है, तो इनके कलेक्टर का नाम क्या है? चौधरी। चौधरी साहब आ गए। सामाजिक कार्य मुखिया की अहम भूमिका होती है। मुखिया की आज्ञा के बिना ना कोई पूजन हो सकता है और ना कोई त्योहार मनाया जा सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। बरुआ कौन हो गए? यह कोलों का धार्मिक नेता है। कौन है ये? धार्मिक नेता। इनके शंकराचार्य हैं जी। कौन? बरुआ। ठीक है ना। ये देवी देवताओं के भाव, देवी देवताओं के भावा, इनमें देवी देवता आ जाते हैं। देखिए ना, आ जाते हैं कि नहीं? आ तो भयंकर सिरमट का तो होंगे, इसलिए सभी कोल इनका सम्मान करते हैं। यदि किसी कोल परिवार में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो वे बरुआ से इस संबंध में सलाह मशवरा करते हैं। काय आई जा, चाहे भी बुखार आ जाए, चाहे जुकाम हो जाए, और वह जो भी कह देता है उस पर कोल विश्वास करते हैं। तुम सोचे अंधविश्वास का पता चल रहा है यहां से। अब आ गया कौन? मुहिहार। यह बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद है। मुहिहार को कोलों में काफी प्रतिष्ठा और सम्मान है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण मुहिहार को कहीं कहीं ओझा भी या पंडा या देवार भी कहते हैं। तो जाके 3 नाम हो गए। मुहिहार तो है ही, और कहां का नाम है? ओझा, पंडा या। यह जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, पूजा पाठ अनुष्ठान की विधियों से पारंगत होता है। कहीं कहीं यह कोलों के शादी विवाह करवाने में भी पंडित के कार्यों का निर्वहन करता है। देखना क्या होगा, क्या हो रहा होगा। कि त्योहार आगा उस चौधरी साहब के फिर रहे हैं, त्योहार आगा मनाने हैं सभी। जैसे ही त्योहार आया तो भगवान की पूजा करेंगे, तो भगवान आ गए कौन? बरुआ। अब भगवान तो बैठ गए, लेकिन भगवान ने भोज लगाना है और अगरबत्ती लगाना है, फिर उनसे पूछना है, तो आएंगे कौन? वहीं आ रहा है। तो तीनन का एक ही स्थान होगा कि नहीं? पहले आएंगे चौधरी, मनाओ त्योहार, मनन लगो त्योहार। त्योहार कौन के प्रति? भगवान के प्रति। तो भगवान कौन हो गए? बरुआ। भगवान ने मना कौन रहा है? वहीं यार। क्लियर है? और वहीं यार के कितने नाम पड़े हमने? 3। एक ओझा, पंडा, देवार। बरुआ के यहाँ जाने के पहले या बरुआ की अनुपस्थिति होने पर रोग या वाद बाधा के इलाज के लिए कोल मुहियार के पास जाते हैं। यह झाड़ फूंक और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करता है। अगर भगवान नहीं है, भगवान का नाम क्या दिया था? बहुआ, बरुआ। अगर नहीं है तो किसके पास जाएंगे? अगला है कौन? नियुतिया। कोल समाज में जन्म, छठी, वरव, शादी या अन्य उत्सवों के अवसर पर कुटुंबियों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों को आमंत्रण न्योता देने का कार्य नौतिया करता है। कौन करता है? ये कार्यों में घर वालों की मदद भी करता है। नौतिया कोल समाज का ही व्यक्ति होता है जो न्योता देने का कार्य करता है। कहीं कहीं न्योता देने का कार्य नाई करता है। अन्य समाज में हम नाई को देखते हैं। यहाँ नाई को क्या नाम दिया है? नियुतिया। अब आप जानते हैं हम ये सब कर लेते हैं। फोन लगाओ, मोबाइल से मैसेज करो, तो काम कौन कर रहा है? अपन का कोई और? तुम्हारी शादी के निमंत्रण कार्ड तुम्हारे घर वाले बांटेंगे कि कोई विदेश से आएगा? घर बांटे। घर वाले कौन हो गए? क्लियर है? गांव या आवास। देखो, कोलों के घर प्राय काय के बने होते हैं? मिट्टी घास फूस से बने होते हैं, जिसे मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबके अलग अलग गांव पढ़ते आ रहे हैं और घर पढ़ते आ रहे हैं। इनके घरों को कह रहे हैं मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। कोल अधिकांशतः अपने गांव खुले स्थानों पर बसाते हैं। इनके गांवों को कोलन टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टोला में रहते हैं जी। टोला कई घरों को मिलाकर क्या बना दिया? टोला। जिस क्षेत्र गांव में कोलों की आबादी घनी हो उसे कोल्हान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्हान। कोलिन को क्या नाम आ गया? कोल्हान। ये कोलिन, ये ज्यादा आबादी वाले को
एक और नाम क्या है, टोला। खान पान देख लो, भोजन करे हैं तुम्हें मुंसारे से खाना। कुल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। ज्वार, गेहूं, कोदो, कुटकी, मिंजरी, सांबा, काकुन, धान, अरहर, मूंग, उड़द, तिल्ली, सोयाबीन सब खाते हैं। ठीक है ना। अब शाकाहारी और मांसाहारी कह रहे हैं बच्चों का, कुछ नहीं, सब खा जाएंगे। पर्व त्योहारों पर सुवारी पूरी बनाते हैं। पूरी का नाम देख रहे हैं क्या, सुवारी। तुम भी घर में कहने हैं, होली आ रही है, परंदो सुवारी। ठीक है ना, क्या कहेंगे, स्वारी। आज तो क्या बनेगा, स्वारी। अच्छे से उच्चारण करना, नहीं कुछ और भी नाम सुना जा सकता है। ठीक है ना। महुआ की मदिरा, नाम पक्का आ गया। मदाइन इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। होली आ रही है, एक तो स्वारी और एक मदिरा। पानी की जगह क्या रखेंगे, और क्या कहेंगे, स्वारे। आनंद आ जाएगा आपको। जन्म से मृत्यु पर्यंत देवी देवताओं के पूजन अनुष्ठान, शादी और मांगलिक अवसरों पर मदाइन अनिवार्य है। कितना प्रमुख, जनजातियों में इसकी स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कोई हम पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते भैया, इसका नाम जो है, नाम बदल गया है लेकिन उपस्थिति अनिवार्य है, चाहिए। वो एक तो मटकी लेके स्वागत कर रहे थे। लगे वही टॉप, सब पानी पिलाते आवे पे। वस्त्र और आभूषण, पुरुष धोती कुर्ता एवं साफा पहनते हैं। महिलाएं धोती पड़धनी एवं बंडी पहनती हैं तथा गले में कंठी, कानों में डार, नाक में पुलिया, हाथों में अंगूठी और पांव में बिछिया पहनती हैं। जन्म संस्कार देखिए, कोल जनजाति में अन्य जातियों की तरह लड़के का जन्म अच्छा मानते हैं तथा वंश की परंपरा बढ़ाने के लिए अनिवार्य समझा जाता है। कोल जनजाति में प्रसव को जन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्ना। प्रसव काल में स्त्री को ज्यादा दर्द या कष्ट हो रहा हो तो कष्ट निवारण हेतु कोल कभी कभी महुआ का आशा मदाइन स्त्री को पिला देते हैं। ले तू भी पी। काम तेरा भी काम हो जाए, ले पी तू, दर्द वर्द सब भग जाएंगे। ठीक है ना। जब तुम भी टेंशन में बैठो कि पढ़ाई हो नहीं रही, तो मुझे लगता है कि एक गिलास मदाइन, क्या मदाइन, हो गई पढ़ाई। शिशु जन्म के बाद खिड़ी थैली को सोबरिया घर में गड्ढा खोदकर जच्चा स्वयं गाड़ती है। थैली सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही इसे गाड़ते हैं। वरहव, जन्नी समझ गए ना, जच्चा बच्चा होता ना, वरहव। शिशु जन्म के 12वें दिन रिश्तेदार कुटुंबियों को आमंत्रित किया जाता है। डायन जच्चा बच्चा को स्नान कराकर महावर लगाती है। 12वें दिन शिशु की माता व उसका पिता सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। कथा हो गई, ये काम बढ़ गया, कथा भागवत तो हो रही है। अब आता है कौन, मुंडन संस्कार। अब मुंडन तो जानते ही हो क्या होता है। जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है तब रामनवमी या बसंत पंचमी के दिन पास के किसी देव स्थल जाकर मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है। बच्चे की बुआ आटे की कच्ची रोटी में बालक के बाल इकट्ठा करती है, बाद में लोई बनाकर सुरक्षित स्थान पर रख देती है। बघेलखंड के कोल शारदा देवी मेहर, चंडी देवी बटोली, घोगरा फूलवती देवी अमा और महादेव बाबा बड़ौरा में मुंडन संस्कार संपन्न कराते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है अपने। संस्कार होता है ये अपन ने देख लिया, बस कौन से दिन होता है, कब होता है, 3 वर्ष बाद, बस 3 वर्ष का हो जाता मुंडन होता है, बस इतना ध्यान रखना है अपने।